हेलो एवरीवन, वेलकम टॉप सिंप्लीफाइड। आज हम बात करने वाले हैं सैंगर सीक्वेंसिंग या फिर चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में। सो बिफोर वी स्टडी सैंगर सीक्वेंसिंग हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। सो डीएनए सीक्वेंसिंग कुछ नहीं है, जबकि ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ए डीएनए फ्रैगमेंट। तो जब भी हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस को जब हम जानने की कोशिश करते हैं किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट में, उसी को हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारा ATCG ये किस ऑर्डर में प्रेजेंट है इन ए डीएनए फ्रैगमेंट, एक डीएनए फ्रैगमेंट में किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, उसी को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब डीएनए सीक्वेंसिंग कई टाइप्स होते हैं, लाइक सैंगर सीक्वेंसिंग हो गया, नेक्स्ट है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग या फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो आज के लेक्चर में हम सैंगर सीक्वेंसिंग को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैंगर सीक्वेंसिंग। तो सैंगर सीक्वेंसिंग या फिर चेन टर्मिनेशन मेथड, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा टेक्निक होता है फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग बेस्ड अपॉन सेलेक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बाय डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एक ऐसा टेक्निक जहाँ पे हम चेन टर्मिनेटिंग डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर एंड हिज कलीग्स इन 1977। और क्योंकि फ्रेडरिक सैंगर ने इस मेथड को डेवलप किया था, इसीलिए इस मेथड को हम सैंगर सीक्वेंसिंग कहते हैं। चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जिसके बेसिस पे ये सारा मेथड डिपेंड है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज DDNTPs। DDNTPs क्या होते हैं और DNTPs क्या होते हैं। सो हमें पता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो हमारा नॉर्मल DNTP होता है उसे हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा बेस हो गया एंड ये हमारा राइबोस शुगर हो गया, तो इसमें ये 1' कार्बन हो गया, 2' कार्बन, 3' कार्बन, 4' कार्बन एंड ये हमारा 5' कार्बन, और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप्स है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन का एब्सेंस। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट एट 2' कार्बन। 2' कार्बन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, ओनली हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंट है एंड 3' कार्बन में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारा नॉर्मल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन इस मेथड में हम स्पेसिफिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारा डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड रहेगा। अब ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अगर हम इसके टर्म को अच्छा से समझें तो यहाँ पर दे रखा है डीऑक्सी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है डाई मतलब 2। तो 2 प्लेसेस में अब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, यानी कि 2' कार्बन में भी एब्सेंट है और 3' कार्बन में भी ऑक्सीजन एब्सेंट है, यानी कि 3' कार्बन में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा फर्दर इलोंगेशन प्रोसेस नहीं होगा इन रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर यही है, डाइडिऑक्सी मतलब absence of oxygen at 2' as well as 3' कार्बन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब हम इसका मैकेनिज्म अगर देखें या समझें तो हम यहाँ पर हमने यूज़ किया है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अगर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें 3' OH तो है,
तो 3-OH है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें 3-OH प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीजन जो रहेगा वो अटैक करेगा फॉस्फेट ग्रुप में ऑफ द कमिंग न्यूक्लियोटाइड, और उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है और उससे आपका चेन जो रहेगा वो इलोंगेट हो जाएगा। तो इस मेथड में क्या हो रहा है, हमारा चेन इलोंगेशन हो जाएगा, जबकि डाई न्यूक्लियोटाइड के केस में ऐसा नहीं होने वाला। डाई न्यूक्लियोटाइड के केस में ऐसा नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे 3-OH क्या है, 3-OH एब्सेंट है, और अगर 3-OH ही नहीं है तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो ये फॉस्फेट को तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। फॉस्फेट अटैक नहीं होगा कमिंग न्यूक्लियोटाइड का, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, और अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो चेन जो रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो चेन टर्मिनेशन occurs in case of डाईडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। तो इसीलिए डाईडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को हम यूज करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को जानने के लिए। तो चलिए अब इसके मेथड को समझते हैं। सो हाउ सैंगर सीक्वेंसिंग वर्क्स। तो सैंगर सीक्वेंसिंग जो है वो 6 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जिस भी डीएनए के सीक्वेंस को आपको जानना है उस डीएनए को आप डीनेचर कर दो, डबल स्ट्रैंडेड यूजिंग हीट के मेथड से आप इसको क्या कर रहे हो, डीनेचर। जैसे ही डीनेचर हो जाएगा देन आप सिंगल स्ट्रैंडेड आपको आ जाएगा। ये रहा आपका 2 सिंगल स्ट्रैंडेड और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसमें से एक सिंगल स्ट्रैंड को यू कैन यूज इट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर अटैचिंग द प्राइमर। तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा प्राइमर है जो कि अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड प्लस प्राइमर के साथ हम हमारा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीस एंड स्पेसिफिक टाइप का डीडीएनटीपी हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे इन सारे ट्यूब्स में। ओके, ऐड टू 4 पॉलीमरेज सॉल्यूशंस। तो ये अलग अलग ट्यूब्स बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिक टाइप का हमारा डीडीएनटीपी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डीडीएटीपी है, यहाँ पर डीडीटीटीपी है। इस तरीके से, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे। अब इन सॉल्यूशन को बनाने के बाद में वी विल अलाउ द रिएक्शन टू अकर इन द ट्यूब, एंड उससे क्या हो कि कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स जो रहेगा फॉर्म हो जाएगा जब तक कि टर्मिनेशन डाई नहीं आता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग लेंथ के डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो ऑब्टेन हो चुके हैं। उसके बाद में इनको सेपरेट करने के लिए हम फिर से डीनेचर करेंगे ग्रोन चेन्स को, और इससे हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड जो डिफरेंट लेंथ का फ्रैगमेंट था वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद इन फ्रैगमेंट्स का हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ताकि हम अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इनको सेपरेट आउट कर सकें। फाइनली हमें एक अरेंजमेंट मिलेगा सीक्वेंस का, और उसी को ही हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहेंगे। सो ये तो एक ब्रीफ था कि कैसे हम इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्शन मिक्सचर रहेगा। रिएक्शन मिक्सचर यानी कि एक ऐसा ट्यूब जिसमें हम सारा कुछ डालेंगे जिसमें कि रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो एक रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, हमारा जो डीएनए रहेगा वो आएगा, यानी कि डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरा हमारा प्राइमर जाएगा जो कि इलोंगेशन के लिए यूज होगा। एंड नेक्स्ट जो रहेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये कैटलाइज करेगा द इलोंगेशन ऑफ द प्राइमर। एंड उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा वो है डीएनटीपीस, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि डीएटीपीस, डीटीटीपीस, डीसीटीपीस एंड डीजीटीपीस। इस तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्यूब में, सपोज ये ट्यूब 1 है,
तो एक पर्टिकुलर ट्यूब में हम सिर्फ एक ही टाइप का DDNTP डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम DDATP डालेंगे, सिर्फ एक टाइप का, और ये भी हमारा फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होगा। ओके, सो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया हमारा, प्राइमर हो गया, DNA पॉलीमरेज हो गया, DNTPs डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे, लेकिन एक टाइप का ही हमारा DDATPs रहेगा। वैसे ही ये ट्यूब 1 का है ना। ट्यूब 2 में क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूब 2 में सारा कुछ सेम रहेगा, DDNTPs जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि DDTTP ऐड हो जाएगा। ट्यूब 3 में हम DDCTP ऐड कर देंगे, एंड ट्यूब 4 में DDGTP। इस तरीके से हम सिर्फ एक ही टाइप का DDTP या DDNTPs ऐड करेंगे, सिर्फ एक ही तरीके का DDNTPs ऐड करेंगे ताकि वो रिएक्शन परफॉर्म हो सके। तो ये तो हमारा ये ट्यूब्स का रिएक्शन मिक्सचर के बारे में हो गया। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब क्या होगा कि जिस भी टाइप का आपको जीनोम या DNA चाहिए, जिसका हमें सीक्वेंस लेना है या जानना है, उसे हम एंजाइमेटिक डिग्रेड करेंगे, उसको DNA फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, और उन DNA फ्रैगमेंट्स को फिर हम प्लाज्मिड में क्लोन करेंगे, ताकि ये ई कोलाई में जाके क्या हो जाए, मल्टीपल कॉपीज बन जाए, और इससे क्या है हमारा DNA फ्रैगमेंट जो रहेगा वो मल्टीपल कॉपीज में मिल जाएगा। तो सबसे पहला मेथड, जो भी आपका फ्रैगमेंट है आप उसको मल्टीपल कॉपीज में कर दो बाय द मेथड ऑफ क्लोनिंग। नेक्स्ट, अब आपका जब फ्रैगमेंट आ गया है, अब जिस DNA फ्रैगमेंट का हमको सीक्वेंस जानना है, हीट से ट्रीट करेंगे। हीट से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड है वो हम चाहते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो। और सिंगल स्ट्रैंडेड में हम क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा प्राइमर जो है वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री समझकर उसमें नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, और इससे हमारा चेन ग्रो हो सकता है। सो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड डेराइव करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड यहाँ पर फिर हम प्राइमर ऐड किए। प्राइमर ऐड होने के बाद में अब यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, एंड फर्दर हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, ट्यूब्स में हमने क्या क्या डाल रखा है, ये सारा कुछ हमने डाल रखा है, एंड एक स्पेसिफिक टाइप का DDNTP भी हमने डाल रखा है। बस यही है, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर भी एक बार लिख देती हूँ, प्राइमर और टेम्पलेट पहले से ही है इक्वल अमाउंट में सारे ट्यूब्स में, प्लस हमने क्या क्या डाल रखा है, DNA पॉलीमरेज, प्लस हमने DNTPs डाल रखा है, एंड स्पेसिफिक टाइप का DDNTPs डाल रखा है। ओके, अगर हम इस ट्यूब में देखें, सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ट्यूब 1 ले लेती हूँ, इसको ट्यूब 2 समझ लेते हैं, इसको ट्यूब 3 और इसको ट्यूब 4। ठीक है, अब इसमें अच्छा से अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा है DATP, DGTP, DCTP, DTC, यानी कि यहाँ पे सारे तरीके का DNTPs डाला है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके का DDNTP डाला हुआ है, जो कि हमारा ATP है। DDATP यहाँ पर डाला हुआ है, प्लस हमारा DNA पॉलीमरेज डाला हुआ है। ओके, तो इस ट्यूब 1 में सिर्फ DDATP स्पेसिफिक है, इस ट्यूब 2 में DDGTP स्पेसिफिक है, एंड इस ट्यूब 3 में DDCTP है, एंड ट्यूब 4 में DDTTP है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये ट्यूब्स में क्या रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक ट्यूब के बारे में अगर हम समझें, तो यहाँ पर दे रखा है, सपोज मान लेते हैं इस ट्यूब में क्या क्या डाला हुआ है, DDATP, एंड सारे DNTPs जुड़े हुए हैं, जैसे कि DATP हो गया, DCTP हो गया, DGTP एंड DTTP, ये स्पेसिफिक है मगर DATP। तो अब अगर हम देखें, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का रोल क्या है, कि ये चेन को स्टॉप कर देता है, चेन टर्मिनेशन हो जाता है। अगर DDATP आ जाएगा कहीं पर भी,
तो फिर वहाँ पर चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, वहाँ चेन इलोंगेशन नहीं होगा, अदरवाइज चेन इलोंगेशन कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जब भी टी आएगा, क्योंकि हमने इसमें DDATP डाल रखा है, तो जब भी टी आएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में ए ऐड होगा। तो हम देखते हैं, सपोज यहाँ पर टी आया, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर क्या आया? टी आया, तो टी के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा? ए आएगा। तो ये नॉर्मल हमारा DATP ऐड हुआ है, इसीलिए चेन क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। अगेन यहाँ पर हम देखिए टी आया, इसका मतलब फिर से ए ऐड होगा, बट यहाँ पर रैंडम प्रोसेस में क्या हुआ? DDATP आकर बाइंड हो गया, और इसीलिए क्योंकि ये आकर बाइंड हो गया, इलोंगेशन यहाँ पर स्टॉप हो गया। ये पहला सिचुएशन हो सकता है, या फिर कोई दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है कि अगेन टी है, यहाँ पर ए बाइंड हुआ, ये हमारा नॉर्मल DATP था, इसीलिए ये कंटिन्यूअस चला। देन यहाँ पर फिर से टी आया, जहाँ पर ए को डालना था, सो ए यहाँ पर फिर से DATP ऐड हो गया, और क्योंकि ये नॉर्मल था तो अगेन ये चेन इलोंगेट हो गया। बट यहाँ पर टी आया फिर से, और यहाँ पर DDATP अटैच हो गया, जो कि चेन को टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो DDNTPs यहाँ पर हम जो टेस्ट ट्यूब्स में, जो हम ट्यूब्स में ऐड कर रहे हैं, वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में या लो रेशियो में ऐड करते हैं। लो रेशियो में ऐड होता है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम इन DDNTPs को डाल देंगे तो ये बहुत ही जल्दी 5' में ही जल्दी टर्मिनेट हो जाएगा, और हमें डिफरेंट लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें इसको बहुत ही कम कंसंट्रेशन में रखना होता है DDNTPs को। तो ये था कि किस तरीके से एक ट्यूब के अंदर रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सारे ट्यूब्स में ये सारा रिएक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया DDA रिएक्शन जो रहेगा ट्यूब 1 में, तो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो सारे हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड सारे हैं, लेकिन जैसे ही टी आता है तो एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि सपोज करते हैं दो पॉसिबिलिटी बनेगा, या तो हमारा नॉर्मल DATP अटैच हो जाएगा तो इलोंगेशन हो जाएगा, अगर हमारा DDATP अटैच हो जाता है तो चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट का या तो इधर इट विल बी DATP और इधर इट विल DDATP, तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आएगा, और जब भी ऐसा DDATP आता है तो तुरंत चेंज हो जाता है, वो टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो गया, कभी कभी यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पर भी चेन टर्मिनेट हो जाता है। ये एक रैंडम प्रोसेस है कि कहीं पर भी चेन टर्मिनेट हो सकता है। उसी तरीके से DDG रिएक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ C आएगा, C के कॉम्प्लीमेंट्री में जब भी G को ऐड करना रहेगा, या तो वो DDGTP को ऐड करेगा या तो वो DGTP को ऐड करेगा। तो अगर DGTP ऐड हो जाता है तो चेन इलोंगेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन जैसे ही वो DDGTP को अटैच कर देता है तो अब क्या हो जाएगा? चेन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। एंड क्योंकि जो लास्ट वाला जो हमारा डाई-डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है, तो हम इसको बाद में डिटेक्टर से एनालिसिस कर लेते हैं और हमें सीक्वेंस का पता चल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो C आया, तो C पर C का कॉम्प्लीमेंट्री G है, तो यहाँ पर DDG अटैच हो गया तो स्टॉप हो गया। वैसे ही यहाँ पर C आया तो यहाँ पर G के जगह में DDG अटैच हो गया, तो यहाँ पर भी चेन टर्मिनेट हो गया। सेम गोज विद DDC रिएक्शन, कि जब भी G आएगा तो इन कॉम्प्लीमेंट्री C जब अटैच करना होगा तो DDC अटैच होगा, यहाँ पर भी अटैच होगा, और यहाँ पर भी सेम गोज विद द DDT रिएक्शन, जहाँ पर भी T की A के कॉम्प्लीमेंट्री में जब भी T अटैच करना था तो हमने DDT अटैच किया। एंड फर्दर हमें इसी से अलग अलग लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA मिल जाते हैं और हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया था
कि ये सारे ट्यूब्स में ये सारा रिएक्शन परफॉर्म हो गया एंड अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स बन चुके हैं एंड अब इनके बाद में हम हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर वो डबल स्ट्रैंडेड है और वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर चुके हैं तो उनको फिर से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा प्राइमर जो ग्रो हुआ है, जो ग्रोन चेन्स है हमारा, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में सब्जेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारा डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगा एंड उसी की बेसिस पे हम सीक्वेंस एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, यहाँ पर ट्यूब 1 का किए, ट्यूब 2, ट्यूब 3 और ट्यूब 4 एंड इनको अलाउ किया सो दैट एंड दे आर अलाउड टू रन। एंड यहाँ पर जो सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल रहेगा या सबसे शॉर्ट फ्रैगमेंट रहेगा वो पहले मूव करेगा और जो सबसे लॉन्ग रहेगा वो लास्ट मूव करेगा। तो बस उसी के बेसिस पे हम हमारा सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं और ये रीड करने का जो तरीका होता है हमेशा बॉटम से टॉप में रहेगा। ये हमेशा याद रखना कि जो रीडिंग ऑफ द सीक्वेंस शुड ऑलवेज बी बॉटम टू टॉप, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी हम देखें तो हमेशा वो 5' to 3' ही जाता है, तो उस हिसाब से हमें रीडिंग भी यहाँ पे 5' to 3' ही करना होगा। ओके तो अगर हम इसे रीड करें, सपोज लेट मी इरेज दिस, तो अगर हम इसे रीड करना चाहें कि 5' to 3' हमारा सीक्वेंस क्या आया होगा, तो 5' में हमारा आ रखा है TCAGTACTC, AG एंड G, यहाँ पर 3'। तो ये तो हमारा ग्रोन चेन है जो हमने टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस किया है। तो हमें हमारे टेम्पलेट का सीक्वेंस जानना है। ये तो हमारा वो सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री है टू दैट टेम्पलेट। तो हमारा टेम्पलेट का सीक्वेंस क्या होगा, ऑब्वियसली हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस डालेंगे वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, 3' AGTC ATGAGTCC 5'। तो ये हमारा रियल में टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ जिसका सीक्वेंस हमको जानना था। सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू नो द सीक्वेंस। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। अगर हम चेक करें यहाँ से तो हम देख सकते हैं वही सीक्वेंस हमें मिला जो हमें जानना था, AGTCATGAGTCC. So this is how you are able to find the sequence order of the nucleotide in a DNA fragment. ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इससे आप आराम से जीन का सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई जीन्स कॉजिंग जेनेटिक डिजीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। डिसएडवांटेज ये कि बहुत ही शॉर्ट सीक्वेंसेस को ही ये सीक्वेंस कर पाता है, अराउंड 300 to 1000 बेस पेयर। सीक्वेंस क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है आफ्टर 700 to 900 बेसिस। लेबर एक्सटेंसिव है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। So this was all about Sanger sequencing. Thank you. Please do like, share and subscribe my channel for more videos.